प्रिय मित्रों एवं विद्यार्थियों, मैं विश्वनाथ मिश्र आप सबका फिर से एक बार अपने YouTube चैनल डिस्कवरिंग नॉलेज विथ विश्वनाथ मिश्रा पर स्वागत करता हूं। मैं आपके उज्जवल भविष्य तथा उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। आज हम लोग एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के उद्भव और विकास की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय पर बेहतर समझ बनाने के लिए आप इसी विषय से संबंधित मेरे ऑडियो लेक्चर के भाग 1 को भी अवश्य सुनें। विद्यार्थियों के अनुरोध पर और खासकर अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस लेक्चर के साथ पीपीटी स्लाइड्स भी लगाए हैं और आप उसे देखकर भी अपनी जानकारी में इजाफा कर सकते हैं। किंतु मैं यह ज़रूर चाहूँगा कि पहले एक बार आप ऑडियो लेक्चर को सुन लें, उसके बाद एक एक करके जो स्लाइड्स लगाए हुए हैं उसको देखें और उससे जो आपको ज़रूरी चीज़ें लगती हैं उसको नोट डाउन करें और याद करें। तो चलिए आज की बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। समाज विज्ञान में सबसे नए सब्जेक्ट के रूप में जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध 1919 में जन्म लिया, तब इसके सामने भी अपने को एक विषय के रूप में स्थापित करने की चुनौती थी। अध्ययन के एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए 6 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक होता है। एक एक करके उन 6 चीज़ों का, 6 तथ्यों का मैं आपके लिए वर्णन करता हूँ, जिसमें सबसे पहला है अध्ययन का क्षेत्र निर्धारित करना, यानी कि एरिया ऑफ स्टडी को डिफाइन किया जाना। दूसरा, अध्ययन के लिए विशिष्ट पद्धति और दृष्टिकोण का निर्मित किया जाना, यानी कि स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी का होना। तीसरा है अध्ययन के विषय की प्रकृति सुनिश्चित करना, मतलब नेचर ऑफ स्टडी का निर्धारण करना। चौथा है अध्ययन के महत्व को स्थापित करना। इसका तात्पर्य हुआ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडी को परिभाषित करना, स्थापित करना। पांचवा है एक पाठ्यक्रम तैयार करना और इसके लिए एक सिलेबस बनाना, ताकि यह ग्रेजुएशन लेवल पर और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा और पढ़ाया जा सके। और अंतिम छठा है विशिष्ट सिद्धांतों का निर्माण करना और सिद्धांतों के जरिए अपने विषय के परिप्रेक्ष्य में दुनिया की एक समझ विकसित करना और उसको मानवता की सेवा में प्रस्तुत करना। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हर विषय को इस दौर से गुजरना पड़ता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इस दौर से गुजरते हुए महज 20-30 वर्षों में इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध दुनिया के सबसे अधिक डायनामिक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित है और इसमें इतनी अलग अलग तरह की सूचनाएं और उन सूचनाओं की व्याख्या करने के तरीके मिलते हैं कि जितने शायद ही दूसरे विषयों में देखने को मिलते हों। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विद्यार्थी को बहुत अधिक अटेंटिव और क्रिटिकल होने की ज़रूरत होती है। आप अपने देशी राजनीतिक व्यवस्था और उसके प्रोसेस का जब अध्ययन करते हैं तब आप भावुक हो सकते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उस भावुकता का कोई स्थान नहीं होता है। जैसे जैसे राष्ट्रों की आपसी निर्भरता बढ़ती जा रही है, इस विषय का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। आपने देखा होगा कि दुनिया के किसी एक कोने में हलचल
हमारे शेयर बाजार को धड़ाम से गिरा देती है। आप देख रहे हैं कि वुहान की एक घटना ने पूरी दुनिया को आज अस्त व्यस्त करके रख दिया है। आप सुन चुके हैं कि दो, एक या कुछ राष्ट्रों के निर्णय ने मिनटों में ही लाखों लोगों का संहार कर दिया था। संभव है कि आप जानते हों कि इस दुनिया में लोगों को मार देने के उपक्रम पर, मतलब इंटरप्राइज पर जितना खर्च होता है, उतना लोगों को जिंदा रखने के उपक्रम पर खर्च नहीं होता है। संभव है नए विद्यार्थी मेरे इस बात को न समझें, इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। वह स्पष्टीकरण यह है कि दुनिया में प्रतिरक्षा उत्पादन और सैन्य व्यय यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन और मिलिट्री एक्सपेंडिचर मिलकर दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्री का निर्माण करते हैं। फिर भी कम से कम 1945 के बाद हम किसी बड़े वैश्विक युद्ध में नहीं पड़े हैं, परंतु जब आज मैं ऐसा कह रहा हूं, तब कोरोना वायरस से जन्मे पैंडेमिक के रहस्य से पर्दा उठना अभी बाकी है। यहाँ मैंने यह जरूर कहा कि 1945 के बाद से कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, परंतु यदि आप प्रसिद्ध इतिहासकार हॉब्सबॉम की किताब द एज ऑफ एक्सट्रीम्स को पढ़ें, उसमें दिए गए आंकड़ों को देखें, तब आपको आश्चर्य होगा। आश्चर्य इस बात पर होगा कि भले ही 1945 के बाद कोई विश्व युद्ध न हुआ हो, परंतु 1990 से 2007 तक दुनिया में उससे अधिक लोग मारे गए हैं, जितने कि कुल मिलाकर दोनों विश्व युद्धों में भी नहीं मारे गए थे। जब आप यह सुनते हैं कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो आपको जरूर अच्छा लगता होगा। अच्छा लगना भी चाहिए और मुझे भी लगता है, परंतु आप चीन की मिडिल किंगडम थ्योरी को भी जानने की कोशिश कीजिए, तब आप ऐसा ही स्वर चीनियों का भी पाएंगे। यही बात पैक्स अमेरिकाना और पैक्स ब्रिटानिका में भी देखी जा सकती है। आज हम जानते हैं और हम ऐसा देख भी रहे हैं, जिसमें हम पाते हैं कि हम सब अमेरिकन हेजोमनी के बारे में बातचीत करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में सबसे बड़े निवेशकों में ब्रिटेन आज भी शामिल है। हम प्रवासी भारतीय और इंडियन डायस्पोरा की बात करते हैं और इससे भारत की ताकत का अंदाज़ा भी लगाते हैं। ऐसे में हमें यह भी जानना चाहिए कि अमेरिका में जो ब्रिटिश डायस्पोरा है वह कितना मजबूत है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते समय आप क्रिटिकल और कंपैरेटिव लेंसेस का इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। नए विद्यार्थी यह संभव है कि सोचते हों कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फ्रांस भारत में सबसे बड़े इन्वेस्टर होंगे, परंतु ऐसा नहीं है। इस सूची में आप सिंगापुर और मॉरिशस का नाम आज भी सबसे ऊपर पाएंगे और दशकों पहले भी यही स्थिति थी। प्रिय विद्यार्थियों, आप में से बहुत का जन्म तब हुआ होगा जब 1990 में सोवियत संघ का विघटन हो चुका था, वैश्वीकरण के लिए डंकल ड्राफ्ट तैयार हो गया था और विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हो चुका था। यानी कि आपने ग्लोबलाइजेशन के युग में इस धरती पर पहली सांस लिया। इसलिए आपको जानना चाहिए कि उरुग्वे में दुनिया के 123 राष्ट्र 1986 से 1993 तक 8 दौर की वार्ता में संलग्न रहे। इन वार्ताओं में कम से कम ट्रेड और टैरिफ मतलब सीमा शुल्क, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सीमा शुल्क को लेकर कोई सहमति नहीं बनी।
और जिस प्रपत्र पर राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करके वैश्वीकरण की नींव रखी, उसी से वे असहमत हुआ करते थे। परंतु आज आप क्या देखते हैं? आप सर्वत्र वैश्वीकरण का समर्थन देखते हैं। यह अर्थव्यवस्थाओं में आए परिवर्तन का ही नतीजा नहीं है, बल्कि यह माइंडसेट में आए परिवर्तन का भी नतीजा है, जिसे वैश्विक शक्तियों के द्वारा लाया गया है। आप देशी राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते समय बजट पढ़ते हैं, परंतु अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विद्यार्थी होने के नाते अब आप देवास, जो स्विट्जरलैंड में है, वहाँ हर साल होने वाले दुनिया के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन पर भी नज़र रखिएगा, और तब आपको राष्ट्रों के आर्थिक संप्रभुता के रूप में एक ऐसे हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा जहां आप पाएंगे कि बहुत से वैश्विक आर्थिक निर्णयों को हमें अपनी आर्थिक नीतियों में शामिल करना पड़ता है, और उनमें से कई नीतियां ऐसी होती हैं जिनका साल भर पहले से हमारे नेतागण विरोध कर रहे होते हैं। ऐसा ही राष्ट्रों को तब करना पड़ता है जब वे विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन डेवलपमेंट जैसी संस्थाओं के अनुदान या ऋण का उपयोग कर रहे होते हैं। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में बदलाव आता गया है, वैसे वैसे एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी उन बदलावों को प्रदर्शित करता रहा है। इसका मतलब यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बदलाव आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक विषय के रूप में उसका समर्थन ही करेगा। वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो बदलाव आते हैं, वे बदलाव उचित हैं, अनुचित हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश है या नहीं है, इन विषयों पर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विद्यार्थी समझ रखता है। इसीलिए शुरू में जब पेरिस शांति सम्मेलन, विल्सन के 14 सूत्र, राष्ट्रसंघ और यूरोप के पुनर्निर्माण का दौर था, तब इस विषय में आशावाद और आदर्शवाद का समावेश अधिक था। परंतु यह आदर्शवाद जर्मनी के कट्टर राष्ट्रवाद और यहूदी विरोधवाद, जिसे कि अंग्रेजी में एंटीसेमिटिज्म कहते हैं, उसको रोक नहीं पाया था। किसने नहीं रोक पाया था? आदर्शवाद ने नहीं रोक पाया था। यह आदर्शवाद की एक विफलता थी, और यह विफलता द्वितीय विश्व युद्ध तक आते आते बिल्कुल सतह पर आ चुकी थी। हालांकि इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय संबंध को पढ़ने पढ़ाने को लेकर एक ग्रेट डिबेट की शुरुआत हुई थी, जिसका जिक्र स्लाइड्स में दिया गया है, जिसका संबंध इस विषय से था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आदर्शवाद के नज़दीक होना चाहिए या यथार्थवाद के नज़दीक होना चाहिए। इसी तरह के डिबेट अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 5 और हो चुके हैं। उन पांचों डिबेट्स का स्लाइड्स में जिक्र किया हुआ है, और जहां साथ में मैंने यह भी जिक्र किया है कि इस पैंडेमिक के बाद संभावना यह है कि एक 6th डिबेट भी शुरू हो। वह किस चीज़ को लेकर के शुरू होगी? वह इस चीज़ को लेकर के शुरू हो सकती है कि क्या अब राष्ट्रों को नेशनलिस्टिक एसिमिलेशन के मॉडल पर चलते रहना चाहिए, जिसका वैश्वीकरण ने एक मार्ग प्रशस्त किया है, या नेशनलिस्टिक आइसोलेशन का मॉडल अपनाना चाहिए। अभी हाल में इसी वर्ष फरवरी के आसपास
एक प्रसिद्ध इतिहासकार जो यहूदी इतिहासकार हैं, आपने नाम सुना होगा, युवा नोवेल हरारी, उन्होंने भी यह संभावना व्यक्त की है कि जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसमें नेशनलिस्टिक आइसोलेशन की ओर जाने का रास्ता भी खुलता है। हालांकि वे इस बात की चिंता भी करते हैं, इस बात से चिंतित भी हैं कि आज की दुनिया में नेशनलिस्टिक आइसोलेशन का मॉडल इस दुनिया को पुराने तरह के संघर्षों के युग में फिर से ले जाएगा। चलिए लौट करके हम आते हैं वहीं पे जहाँ से हम लोग बातचीत को छोड़े थे, और हम लोग बातचीत कर रहे थे कि किस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के आते आते आदर्शवाद और आशावाद धराशायी हो गया, और तब यह देखा गया कि राष्ट्र वास्तव में अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे अधिक तवज्जो देते हैं। मार्गेंथ्यू का अराजक यथार्थवाद तब एक सिद्धांत के रूप में विकसित होता है और इस कमी को पूरा करने का प्रयास करता है। मार्गेंथ्यू का जो अराजक यथार्थवाद है, 1947 के आसपास इनकी किताब आई थी। आप जानते हैं कि इस समय तक दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था और हम सब कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के निर्माण के दौर से गुजर रहे थे। आगे चलकर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक व्यवस्था विकसित होने लगी थी और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण होने लगी थी। ऐसे में केनेथ वॉल्ज का स्ट्रक्चरल रियलिज्म सामने आया। छठे सातवें दशक तक दुनिया में लोकतंत्र, तकनीक और व्यापार ने राष्ट्रों को एक दूसरे के अधिक नज़दीक लाया। हालांकि यह एक ऐसा युग भी था जिसमें शीत युद्ध चल रहा था और दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। विचारधारा के आधार पर आप इसे पूंजीवाद और साम्यवाद का बंटवारा कह सकते हैं, और यदि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से इस विभाजन को हम देखें तब इस विभाजन को हम पूर्व और पश्चिम का विभाजन कहते हैं। परंतु इसी दौर में जिन चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया, यानी कि लोकतंत्र, तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह सब मिलकर जिस तरीके से राष्ट्रों में एक तरह की आपस में सहभागिता को बढ़ावा दे रहे थे, आपस में परस्पर निर्भरता को बढ़ावा दे रहे थे, ऐसे में लिबरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस भी विकसित हुआ, जिसमें रॉबर्ट कोहेन, जोसेफ नोए, डोयले इत्यादि महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हुए। आगे चलकर जब हम कभी बातचीत करेंगे जिसमें हमारी बातचीत सिर्फ सिद्धांतों पर केंद्रित होगी, वहाँ हम बताने का प्रयास करेंगे कि यह जो स्ट्रक्चरल रियलिज्म था, जिसके साथ मैंने अभी सिर्फ एक नाम आपको बताया, केनेथ वॉल्ज का, वह स्कूल वास्तव में तीन अलग अलग स्कूल्स में विभाजित है। और इसी तरह जो लिबरलिज्म विकसित हुआ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक आईआर थ्योरी के रूप में, वह भी चार अलग अलग स्कूल में विभाजित है। परंतु इसका मतलब यह नहीं था कि राष्ट्रों के बीच में परस्पर अविश्वास जो था, उस अविश्वास के भीतर किस तरीके से लोग निर्णय ले रहे थे, एक राष्ट्र की क्या संभावनाएं हैं, वह किसी चीज़ पर कितना दांव लगा सकता है, जब इन चीज़ों का पता न हो तब राष्ट्र कैसे निर्णय लेंगे, इन विषयों पर भी विचार विमर्श हो रहा था। और वास्तव में जब तक संप्रभुता आधारित राष्ट्र राज्य बने रहेंगे, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के प्रति अविश्वास बना रहेगा, तब तक इस तरह की चीज़ें समाप्त भी नहीं होंगी। और इस तरह की जो चीज़ें हैं, जहाँ कोई निर्णय लेते समय राष्ट्र दांव लगा सकता है, लेकिन वह जानता नहीं है
कि जितना वह दांव लगा रहा है सामने वाला राष्ट्र भी उतना ही दांव लगाएगा या उससे अधिक दांव लगाएगा। इस हालत में कुछ ऐसे सिद्धांतों की ज़रूरत पड़ती है जिनके माध्यम से हम किसी निर्णय को समझ सकें, और इस कमी को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अनेक सिद्धांत विकसित हुए, जिसमें हम कहते हैं एक सिद्धांत गेम थ्योरी विकसित हुआ। इस गेम थ्योरी में हम 4 तरह के गेम के जरिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का प्रयास करते हैं। इसी तरह बार्गेनिंग थ्योरी और डिसीजन मेकिंग थ्योरी का भी विकास हुआ, और इनका भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की दुनिया में अपना महत्व है। एक बात जो ज़रूर विद्यार्थियों के मन में स्पष्ट होना चाहिए वह यह है कि गेम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग थ्योरी और बार्गेनिंग थ्योरी को हम लोग पार्शियल थ्योरी कहते हैं। मतलब यह पूरी की पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने का दावा नहीं करते हैं, बल्कि यह उसके किसी एक पार्ट का, एक निर्णय का अध्ययन करने का प्रस्ताव करते हैं। और इसके अलावा जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों में यह दावा किया जाता है कि उनके जरिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझा जा सकता है, और इसीलिए उन सिद्धांतों को हम कम्प्रिहेंसिव थ्योरीज कहा करते हैं, व्यापक सिद्धांत कहा करते हैं। इसी तरह देखिए कि जब पर्यावरण और महिलाओं के मुद्दों को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ी, उनका महत्व बढ़ा, वे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने लग गए, तब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इन सिद्धांतों ने भी अपने अपने सिद्धांत विकसित किए। इसका परिणाम यह हुआ कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जब पढ़ते हैं तो उसमें एक सिद्धांत पर्यावरणवाद के रूप में भी हम देखते हैं, और इसी तरह नारीवाद के रूप में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का एक सिद्धांत विकसित हुआ है। और ऐसा ही उत्तर आधुनिकतावाद की ओर से भी हुआ है। मार्क्सवाद की ओर से भी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और क्रिटिकल थिंकिंग की ओर से कंस्ट्रक्टिविज्म का जन्म हुआ है। यह सब के सब आपके सिलेबस में या तो प्रत्यक्ष रूप से दिए गए होते हैं या नहीं भी दिए गए होते हैं। तो जब आप अपने सिलेबस में आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट तक पहुंचते हैं, और उसके बाद जब राष्ट्रीय हित पढ़ना शुरू करते हैं, नेशनल पावर पढ़ना शुरू करते हैं, आइडियोलॉजी पढ़ता है, बैलेंस ऑफ पावर पढ़ते हैं, कलेक्टिव सिक्योरिटी पढ़ते हैं, तो इन सिद्धांतों का कहीं ना कहीं इस्तेमाल उनमें ज़रूर हुआ होता है। इसीलिए आपके सिलेबस में भले ही थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के लिए इतनी ढेर सारी थ्योरीज न रखी गई हों, लेकिन इनकी एक संक्षिप्त जानकारी और संक्षिप्त समझ आवश्यक है, जिसके बिना हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध को बहुत ठीक से समझने का प्रयास शुरू भी नहीं कर सकते हैं। इसी दौर में देखिए कि 1960 के दशक में मार्टिन कापलान का व्यवस्था सिद्धांत भी आया था, और शुरू में उसमें 6 सब सिस्टम्स की बात की गई थी। उसमें 6 उप व्यवस्थाएँ जोड़ी गई थीं, और जिसके माध्यम से यह बताने की कोशिश की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था किस रूप में विकसित होगी। इसके लिए 6 मॉडल बनाए गए थे। हालांकि जब यह बनाए गए थे तब भी इसमें कल्पना का पुट अधिक था और यथार्थ का पुट कम था। आगे चलकर जब यह देखा गया कि मार्टिन कापलान ने जिस तरीके से 6 सब सिस्टम्स की बात की थी, दुनिया उस ओर नहीं जा रही है, तब इसमें 4 और सब सिस्टम्स जोड़ दिए गए। इस तरह जिस व्यवस्था सिद्धांत को आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पढ़ते हैं उसमें 10 प्रकार की उप व्यवस्थाओं का जिक्र
किया जाता है। जब आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को लेकर एक विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध की चर्चा करते हैं और इसके बारे में जब कुछ लिखने का प्रयास करते हैं तो आपको केनेथ थॉमसन के द्वारा बताए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक विषय के रूप में विकास के जो प्रतिमान हैं उसका भी जिक्र करना चाहिए। उन्होंने इस विषय के विकास की 4 अवस्थाओं का उल्लेख किया है। हालांकि 70 के दशक तक आते आते जिन व्यवस्थाओं का उल्लेख केनेथ थॉमसन ने किया था वह लगभग पूरी हो जाती हैं, या यूं कहिए कि केनेथ थॉमसन के लिखने का समय वही था। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम केनेथ थॉमसन के मॉडल से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए एक विषय के रूप में इसके विकास को देखते हैं तब हमारा प्रयास 70 के दशक तक आ करके सीमित हो जाता है। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसके बाद जो विकास हुआ है उसको भी जोड़ने की कोशिश करें। जो स्लाइड्स यहाँ दिए हुए हैं उसमें केनेथ थॉमसन ने जो 4 स्टेज बताए हैं उसका जिक्र किया हुआ है, और आपकी सुविधा के लिए मैंने 4 और स्टेज उसमें जोड़े हैं, और जिसको मैं आज की आपकी जो दुनिया है, पेंडेमिक की दुनिया है, वहाँ तक लेकर आने का प्रयास मैंने किया है। इतना मैं ज़रूर यहाँ आपको कहना चाहूँगा कि केनेथ थॉमसन हो या कोई दूसरे विचारक हो, उन्होंने जिस प्रकार से वर्गीकरण किया है इस विषय की अवस्थाओं का, वह एक हाइपोथेटिकल मॉडल है, और यह ज़रूरी नहीं है कि आप भी उसी तरह से इस विषय के विकास को दर्शाने का प्रयास करें। सबसे आसान तरीका तो यह है कि आप इसी को रट लीजिए और ऐसा ही लिख दीजिए, लेकिन ये सबसे सरल तरीका है। आपको अपनी ओर से भी प्रयास करना चाहिए और आप स्वयं इस विषय के विकास के स्टेजेस का वर्गीकरण कर सकते हैं। हाँ, यह ज़रूर है कि जब आप ऐसा करते हैं तब भी आपको जो बड़े विचारक हैं जिन्होंने इस विषय में कुछ लिखा है उसके नाम का रेफरेंस ज़रूर देना चाहिए, और जब आप उनके नाम का रेफरेंस दिए बगैर लिखते हैं तब इस प्रकार का उत्तर बहुत समुचित नहीं समझा जाता है। तो चलिए, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूँ कि आप इसको पढ़ करके एक समझ विकसित करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। यहाँ जो स्लाइड्स दिए हुए हैं उसमें कुल मिलाकर 30 स्लाइड्स हैं। मैं जानता हूँ कि यह एक बड़ी संख्या है और संभव है कि जो विद्यार्थी बहुत जल्दी से पढ़ लेना चाहते हैं उनको असुविधा हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विषय के रूप में विकास हुआ है और जितनी अधिक चीज़ें इसमें शामिल होती चली गई हैं, जितनी तरह की घटनाएं इस दुनिया में घटी हैं जिसने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया है, उनको देखते हुए यह 30 स्लाइड्स भी कम है। हालांकि मैंने यह प्रयास किया है कि इस 30 स्लाइड्स में वे बातें आपके सामने रखी जा सकें। मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं कि आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आकर अपनी सुविधा के अनुसार अंग्रेजी में या हिंदी में प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास अवश्य करूंगा। एक और बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि जब आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर लिख रहे होते हैं जहां किसी विषय के विकास को प्रदर्शित करना हो, तो यह एक ऐसा सवाल होता है जिसमें बहुत अधिक लिखने की गुंजाइश होती है। वो कम लिख करके आप इस तरह के प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते हैं। इसलिए जानना तो हर विद्यार्थी को चाहिए कि किसी विषय का विकास
किस क्रम में हुआ है, किस रूप में हुआ है, उसमें कितने स्तर हुए। लेकिन जब उसे परीक्षा में लिखने की बारी हो तो उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अन्यथा आपको इस तरह के प्रश्न का उत्तर लिख करके कम नंबर पाने की गुंजाइश होती है। लेकिन यदि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के विद्यार्थी हैं और जहां यह सवाल कंपलसरी नेचर का पूछा गया हो, तब तो आपको लिखना ही पड़ेगा और इस नाते इस सवाल को लिखने की भी पूरी तैयारी किसी विद्यार्थी को ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मित्रों, आप यह ज़रूर कह सकते हैं, प्रिय विद्यार्थियों, आप यह कह सकते हैं कि स्लाइड्स में जो बातें लिखी गई हैं और मैंने जिस तरीके से यहाँ बातों को प्रस्तुत किया है उसमें एक रूपता नहीं है। ऐसा इसलिए है कि जो बातें स्लाइड्स में लिखी गई हैं मैं फिर से उनको दोहराना नहीं चाहता हूँ, वह तो आप पढ़ करके भी समझ सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मुझे अनुमति दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक आप मन लगाकर पढ़िए और अपने को सुरक्षित रखिए, स्वस्थ रखिए। नमस्कार, जय हिंद।